Saksham Gautam, who is the CLAT topper for the year 24-25. क्या मोटिवेशन था आपकी प्रिपरेशन के लिए? आई ट्राइड आउट वेरियस थिंग्स बट प्रिपरेशन मैंने क्लैट के लिए 11 से शुरू करी। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे लॉ ही करना है? फर्स्ट जनरेशन हैज़ इट टफ इन लॉ। बट सर जब सब्जेक्ट पसंद होता है आपको और जब पैशन होता है किसी भी चीज़ के लिए तो करने में इतनी दिक्कत होती नहीं है। टफ होगा चैलेंज बट टफ चीज़ करने में मज़ा आएगा। कई बार ये सवाल उठता है पेरेंट्स के बीच में कि हम बोर्ड की तैयारी करें या एंट्रेंस की तैयारी करें। आपने इस चीज़ को किस तरीके से बैलेंस किया? आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कब आपको बोर्ड्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है और कब आपके एंट्रेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी। ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकती चीज़ें। आपने अपनी तैयारी किस तरीके से करी? मैं पर्सनली आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट डमी स्कूलिंग, क्योंकि हम भूल जाते हैं 2 साल की प्रिपरेशन में कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी यही टाइम। 10th क्लास के बाद जो सक्षम था और 12th क्लास के बाद जो सक्षम है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई और लॉ की पढ़ाई के अंदर क्या जो आपकी बेसिक एनसीईआरटी बुक्स थी, क्या उन्होंने भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में मदद किया? सर कुछ-कुछ एस्पेक्ट्स में एनसीईआरटी बुक्स या फिर जो करिकुलम की बुक्स थी, जैसे लीगल स्टडीज़ मेरे पास सब्जेक्ट था और उसकी बुक सीबीएसई ही पब्लिश करती है। तो उन सब्जेक्ट्स में थोड़ी-थोड़ी मदद नो डाउट मिलती है। आई हैड ह्यूमैनिटीज़। आगे अब आप क्या करना चाहते हैं? अभी कोई ऑप्शन बंद नहीं किया है मैंने, ऑप्शन सारे ही खुले हैं। आपने उन प्रेशर सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल किया? मैं सिचुएशंस के दोनों तरफ रह चुका हूँ। कंपटीशन को एक हेल्दी वे में लेना चाहिए। हम पढ़ते जा रहे हैं, 1 साल की जीके अगर हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें याद नहीं रहेगी कि हमने 12 महीने पहले क्या पढ़ा। ये आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं? सर आई हैव नॉट बीन अ स्पोर्ट्स काइंड ऑफ गाय। सक्षम सुबह कितने बजे उठते थे और रात को कितने बजे सोते थे? सुबह टारगेट रखता था 7 बजे, अगर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है, नहीं तो कभी-कभी जल्दी भी उठना पड़ता था। Good morning, everyone. I have with me Saksham Gautam, who is the CLAT topper for the year 24-25. And also, he has secured 98.6% in board examinations, which was conducted by CBSE. He's a student of DPS Faridabad School, which is a CBSE affiliated school. I would like to introduce all of you to Saksham Gautam. And Saksham, I'm very happy to note that, you have at this age achieved so much. एंड मैं शुरुआत में आपसे यही पूछना चाहूँगा यार कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड क्या मोटिवेशन था आपकी प्रिपरेशन के लिए बोथ फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड लॉ एग्जाम एंड किस तरीके से आपने तैयारी करी? बिफोर एनीथिंग दिस इज़ अ बिग डे फॉर मी टू बी इंटरैक्टिंग विद यू। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। और अबाउट माय लॉ प्रिपरेशन जर्नी, 6th-7th क्लास के आसपास आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स सोशल साइंसेज। आई एक्टिवली टुक पार्ट इन इट। तो सोशल साइंसेज में एक अच्छी फील्ड, जब मैंने बात की अपने पेरेंट्स से, टीचर से, तो पता लगा लॉ एक बहुत ही अच्छी और ल्यूक्रेटिव फील्ड है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग अप माय माइंड फॉर लॉ। उसके बाद क्लास 9-10th में आकर मेरे पास भी ऑप्शन था, जेई नीट में जा सकता हूँ मैं या फिर लॉ में ही कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो आई ट्राइड आउट वेरियस थिंग्स बट आखिर में घूम फिर कर मैं लॉ पर ही आया, क्योंकि सोशल साइंसेज के प्रति जो मेरा इंटरेस्ट था उसकी वजह से मैंने लॉ करा। प्रिपरेशन मैंने क्लैट के लिए 11th से शुरू करी। 11th में अलॉन्ग विद स्कूल धीरे धीरे मैंने प्रिपरेशन शुरू करी और उसके बाद 12th क्लास में वो प्रिपरेशन अपने पीक पर पहुंच गई थी और दिसंबर 12th क्लास में पेपर हुआ एंड आई सिक्योर्ड एन रैंक। दैट्स वंडरफुल। सक्षम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके घर में लॉ में कोई भी नहीं है, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे लॉ ही करना है? सर मैं फर्स्ट जनरेशन ही लॉयर होऊंगा जैसे आपने बताया। आई हैव अ कजन हु इज ऑल्सो परस्यूइंग लॉ बट हम दोनों ही फर्स्ट जनरेशन है, बैकग्राउंड नहीं है। मैंने भी जब मैं घुसा था यहाँ पर तो मेरे सारे काफ़ी सारे पीयर्स थे जिनकी जनरेशन्स में लॉ रन करता है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई विल बी द फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन माय फैमिली। और मैंने सुना भी था कि फर्स्ट जनरेशन हैज़ इट टफ इन लॉ। बट सर जब सब्जेक्ट पसंद होता है आपको और जब पैशन होता है किसी भी चीज़ के लिए तो करने में इतनी दिक्कत होती नहीं है। और अगर हम सोचें तो जो जनरेशनल लॉ फैमिलीज़ हैं, उन्होंने भी किसी जनरेशन से स्टार्ट किया ही हो। फर्स्ट जनरेशन हमेशा होगी ही, इसके आगे जाकर ही फिर आगे के जनरेशंस को प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। इसलिए फिर आई डिडन्ट बैक आउट थिंकिंग कि फर्स्ट जनरेशन हूँ, नहीं करता हूँ। टफ होगा चैलेंज बट टफ चीज़ करने में मज़ा आएगा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि किसी जनरेशन को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। सक्षम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम का भी प्रेशर होता है, लॉ एंट्रेंस का भी प्रेशर होता है। कई बार ये सवाल उठता है पेरेंट्स के बीच में कि हम बोर्ड की तैयारी करें या एंट्रेंस की तैयारी करें। आपने इस चीज़ को किस तरीके से बैलेंस किया? सर जब मैंने 11th क्लास में एंटर किया था मैं आफ्टर 10th, तो
प्रेशर पता लग गया था घुसते ही पहले दिन ही कि बोर्ड्स का प्रेशर भी हाई है और इन्हीं 2 साल में करियर का फाउंडेशन भी ले करना है क्लैट से। तो प्रेशर तो बहुत हाई रहता है और उसे जगल करना मुश्किल भी होता है। मेरे काफी सारे पीयर्स भी इसी में फंसे रहते थे। बात यहाँ पर ये आती है सर कि अब मैं प्रिपरेशन जर्नी को जब वापस देखता हूँ तो एक सीधा सा इसके लिए एक रेमेडी है, प्रायोरिटाइजेशन। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कब आपको बोर्ड्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है और कब आपके एंट्रेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती चीज़ें, डायकॉटमी नहीं हो सकती कि मैं 11 ट्वेल्थ में सिर्फ क्लाट पर ही फोकस करूँ या फिर सिर्फ बोर्ड्स पर ही फोकस करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम्स जहाँ पर मेरा बोर्ड्स का आधा सिलेबस आ रहा है, तो मैं क्लैट की प्रिपरेशन को थोड़ा होल्ड पर डाल दूंगा कुछ टाइम के लिए और उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि बोर्ड्स को हम छोड़ नहीं सकते ऑब्वियसली। लेकिन जब वो खत्म हो गया और स्कूल में एज सच कोई एग्जाम्स नहीं आ रहे या फिर कोई सिलेबस का बहुत प्रेशर नहीं है, तो मैं अपनी क्लैट प्रिपरेशन को थोड़ा एम्प अप कर दूंगा। तो पूरी 11th और 12th में ऐसे ही मैं फ्लिप फ्लॉप करता रहा। 11th क्लास में उतना प्रेशर क्लैट का अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। स्किल बेस्ड एग्जाम है, तो 11th क्लास में मैं सजेस्ट करूंगा स्कूल पर पूरा ध्यान दें। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, 11th इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट, क्योंकि स्किल्स डेवलप उसी से होते हैं। 12th क्लास में आकर आपको ये प्रायोरिटाइजेशन वाला गेम थोड़ा सा हैवी खेलना पड़ेगा। और सर मेरा एग्जाम दिसंबर में खत्म हो गया था, उसके बाद मेरे पास 2.5 महीने थे। तो मेरी 70% प्रिपरेशन ऑलमोस्ट बोर्ड्स की पहले ही हो गई थी स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हुए। और उसके बाद जो 2.5 महीने बचे थे उसमें जो 30% बचा था उसे भी मैंने अच्छे से ब्रश कर लिया था। स्कूल के टीचर्स ने इसमें बहुत हेल्प करा था, तो ऐसे आई एम मैनेज्ड बोर्ड्स एंड क्लैट। सक्षम, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कई बार आजकल पेरेंट्स के माइंड के अंदर आता है कि बच्चे को स्कूल ना भेजें, नॉन अटेंडिंग स्कूल के अंदर रखें और एंट्रेंस एग्ज़ाम की ही तैयारी हम्म। कराएं। आपने अपनी तैयारी किस तरीके से करी? क्या आपने भी नॉन अटेंडिंग स्कूल किया था या आप स्कूल जाते रहे थे? और क्या आपको ऐसा फ़ील हुआ कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ को सिर्फ़ बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं, एंट्रेंस में भी आपको मदद मिली हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, जैसा कि आपने बताया आई एम फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद। मैंने डमी नहीं लिया था, मैंने कुछ पेयर्स ने लिया था डमी, और जेई और नीट के लिए जो प्रिपेयर करते हैं उनमें तो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है डमी लेना। तो मैं पर्सनली आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट डमी स्कूलिंग, क्योंकि हम भूल जाते हैं 2 साल की प्रिपरेशन में कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी यही टाइम। जब आप स्कूल में जाते हैं, पीयर से इंटरेक्ट करते हैं, बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स का होता है। उन सब्जेक्ट से, उन आइडिया से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी ग्रोथ एज़ एन इंडिविजुअल भी होती है, जो मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ। 10th क्लास के बाद जो सक्षम था और 12th क्लास के बाद जो सक्षम है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा। क्योंकि 2 साल मैंने स्कूल में कई नए लोगों से मैं मिला, कई नए सब्जेक्ट से इंटरेक्ट किया, तो डमी स्कूलिंग प्रेफ़र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब सर आप भी एग्री करेंगे कि स्कूल जैसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शायद ही कहीं और मिलती होगी। तो इसलिए मैं रेगुलर स्कूल जाता था एंड डमी स्कूलिंग वाज़ नॉट द वे फॉरवर्ड फॉर मी। और सक्षम, अगर मैं ये पूछूं कि बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई और लॉ की पढ़ाई के अंदर क्या जो आपकी बेसिक एनसीईआरटी बुक्स थी, क्या उन्होंने भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में मदद किया और हाउ वाज़ इट? सर कुछ-कुछ एस्पेक्ट्स में एनसीईआरटी बुक्स या फिर जो करिकुलम की बुक्स थी, जैसे लीगल स्टडीज़ मेरे पास सब्जेक्ट था और उसकी बुक सीबीएसई ही पब्लिश करती है। तो उन सब्जेक्ट्स में थोड़ी-थोड़ी मदद नो डाउट मिलती है। आई हैड ह्यूमैनिटीज़, और जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उसमें जो फैक्ट्स होते हैं थोड़े-थोड़े, और लीगल स्टडीज़ में जो थोड़े से टर्म्स होते हैं, मुझे बेटर फ़ैमिलियरिटी थी बाकी लोगों के कंपैरिज़न। तो आई वोंट से कि बिल्कुल हेल्प नहीं करता, हेल्प करता है अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे। बट अगेन कुछ स्किल्स सर ऐसे होते हैं जो शायद स्कूल करिकुलम में ना डेवलप हो पाएँ, जैसे रीडिंग, क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, वेरिड रीडिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स। वो स्कूल में शायद उतना डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि हम सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन रीडिंग। और जनरल नॉलेज जैसे ही दूसरा एस्पेक्ट था, उसके लिए न्यूज़पेपर्स मुझे यूज़ में लाने पड़े थे। तो स्कूल करिकुलम कुछ हद तक हेल्प करता है। और उसके अलावा आपको फिर खुद से अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं, नो एक्स्ट्रा क्लासेस भी अगर लेनी पड़े तो वो नो लेनी पड़ती नो हैं। डाउट सर। ओके। सक्षम, आगे अब आप क्लैट टॉपर हैं, आगे अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपने सोचा है अपनी लाइफ के अंदर? सर यहाँ तक तो सोशल साइंसेज के प्रति जो इंटरेस्ट था वो ले आया, यहाँ से आगे जो लॉ के प्रति इंटरेस्ट है वो ले जाएगा। तो अभी कोई ऑप्शन बंद नहीं किया है मैंने, ऑप्शन सारे ही खुले हैं। अभी मैं फेंस के इस तरफ हूँ तो मुझे नहीं पता उस तरफ क्या क्या है। जब कॉलेज जाऊंगा, नए लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, बहुत चीजें पता लगेंगी। बट हाँ, आई वोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट आई हैव एन एक्टिव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। भले ही कुछ भी हो, सेफोलॉजी हो या फिर एक्टिव पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, वहां पर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ये बड़ी ही अच्छी बात है कि आजकल हमारा यूथ, हमारा क्लैट टॉपर इस तरीके से सोच रखता है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर जाना चाहता है।
माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर दैट थैंक यू सर, सक्षम। थैंक यू। आपने कौन सा कॉलेज डिसाइड किया है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसका क्या रीजन है? सर मैंने डिसाइड किया नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल, इट इज द टॉप लॉ स्कूल इन इंडिया, or the oldest national law university and the topmost rated one in India. That's really very, encouraging to hear that our CBSE boy has topped flat exam, has got 98.6% in board exams, and wants to pursue law from NLU Bangalore. सक्षम मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने जब तैयारी करी होगी या आपके फ्रेंड्स और पीयर्स होते होंगे, कई बार वो आपसे डिस्कशन के दौरान हम्म, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आती होंगी जब आपको लगता होगा कि आप ये अचीव नहीं कर पाओगे या हम्म। फिर ये एग्ज़ाम बहुत टफ है। आपने उन प्रेशर सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल किया? सर जब इंटरेक्ट करते हैं अपने पीयर से तो स्कोर्स की बात चलती है कि मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर हो रहे हैं, सिलेबस कितना हो गया, स्कूल में कैसा चल रहा है। ये सब सर जब बातें होती हैं तो अगर कोई पीयर हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा होता है तो हमें लग रहा होता है कि शायद मैं रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुका हूँ, क्योंकि ये तो मेरे से ऑलरेडी बहुत आगे है। ये सिचुएशंस मेरे साथ भी हुई थी और मैं सिचुएशंस के दोनों तरफ रह चुका हूँ। ऐसा पीयर भी जिसने दूसरों को ये फील कराया कि अच्छा नहीं कर पाएंगे वो, और ऐसा भी जिसे लगा कि वो खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेचुरल चीज़ है सर, इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। बट वही बात है सर, 12th क्लास में जून में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था क्लैट के लिए, मैं अपने पीयर्स में शायद सबसे पीछे हुआ करता था क्योंकि कुछ डिस्ट्रैक्शंस थी उस समय। प्रिपरेशन वाज नॉट इन अ गुड स्टेट। और 6 महीने बाद सर जब रिजल्ट आया तो बहुत ही अच्छा आया। तो ये चीज़ें बहुत ही मोमेंटरी होती हैं, बहुत ही फ्लीटिंग होती हैं। इन चीज़ों पे हमें स्टिक नहीं करना चाहिए और कंपटीशन को एक हेल्दी वे में लेना चाहिए कि अगर मेरे पीयर्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो आई नीड टू मैच देम, आई नीड टू इमुलेट देम और इवन सरपास देम। नेगेटिव वे में नहीं लेना कि मैं खुद ऊपर नहीं उठूंगा तो उन्हें भी नीचे खींचूंगा। हेल्दी कंपटीशन रहता है तो ग्रुप पूरा ही एक्सेल करता है। दैट वाज द केस विद सक्षम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका डेली शेड्यूल 11th में और 12th में कैसा रहता था? आप अगर बताना चाहें प्लीज़। मी। 11th और 12th में काफी अलग शेड्यूल रहता था। 11th में रेगुलर स्कूल, कुछ मिस नहीं करता था स्कूल में। उसके अलावा घर पर आकर 2 से 3 घंटे कोशिश करता था रोज क्लैट को डिवोट। अब उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रीडिंग कर सकता हूँ या फिर मैथ्स पढ़ सकता हूँ बेसिक, या बाकी सब्जेक्ट से बेसिक कर सकता हूँ। 11th ऐसी धीरे धीरे मैंने चलाई। उसके बाद 12th में आकर थोड़ा सा क्लैट की प्रिपरेशन को एम्प अप किया। टिल एटलीस्ट जून जुलाई स्कूल में मैं पूरा रेगुलर था, सारे एग्जाम्स दिए और क्लैट की प्रिपरेशन घर जाकर करता था। कोशिश करता था जितना भी स्कूल का रिटर्न वर्क है वो मैं स्कूल में ही खत्म कर लूँ, और जब एग्जाम्स आते थे तो ऑब्वियसली घर पर भी पढ़ना पड़ता था। जून जुलाई के बाद क्योंकि स्कूल में एज सच कोई इवेंट नहीं था, ना कोई एग्जाम्स थे, तो थोड़ा सा क्लैट प्रिपरेशन मैंने बढ़ा दी थी। दिन में मैं क्लैट को मेजर पोर्शन डेडिकेट करता था और स्कूल को थोड़ा कम पोर्शन डेडिकेट करता था। दिसंबर तक ऐसे ही चलता रहा थोड़ा बहुत, बीच बीच में जब एग्जाम्स आते थे तो मैं स्कूल के लिए ज्यादा पढ़ लेता था। दिसंबर के बाद फिर जब क्लैट हो गया तो मैंने पूरी तैयारी बोर्ड्स में लगा दी। यहाँ पर सर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि शुरुआत करें तो रीडिंग से करें। रोज न्यूज़पेपर और जीके मेरे शेड्यूल में रहता ही रहता था। उसके अलावा मैं एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट पिकअप करता था 5 सब्जेक्ट्स में से, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास दिन में कितना टाइम। तो दिस इज व्हाट एन एवरेज डे लुक लाइक इन क्लास 11th एंड 12th फॉर मी। कौन-कौन से न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते थे और कौन-कौन सी बुक्स आप पढ़ते थे जनरल नॉलेज के लिए भी? और आपने ये बताया कि आपने लीगल स्टडीज़ सब्जेक्ट लिया हुआ था जो सीबीएसई ऑफ़र करता है, तो उसने आपको कितना हेल्प किया? टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर्स, आपको भी इसका आंसर पता ही है सर, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, टॉप नॉच न्यूज़पेपर्स फॉर स्टूडेंट्स, तो इन्हें ही रेफर करता था मैं। इसके अलावा जीके के लिए मैं कोशिश करता था अलग अलग इंटरनेट पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां से अवेल कर लूँ, जो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है करंट टॉपिक्स के बारे में। न्यूज़पेपर रहते थे। स्टैटिक जी के लिए कभी कुछ बुक्स ले लेता था। ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं की, वो डिपेंड करता रहता था अलग अलग। एंड डिपेंडिंग, कमिंग ऑन टू लीगल स्टडीज कि उसने कितना हेल्प किया। सर पेपर में एक लीगल रीजनिंग का सेक्शन आता है जिसमें आपको पैसेज दिया जाएगा बेस्ड ऑन अ लीगल टॉपिक, और उस पर 4 से 5 सवाल। वो टॉपिक यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम्स, ऐसे जो क्लासिकल लीगल टॉपिक्स होते हैं इनसे हो सकता है, या फिर करंट लीगल टॉपिक से हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट आती है उस पर हो सकता है। तो जो क्लासिक टॉपिक्स होते हैं वो हमें लीगल स्टडीज के सिलेबस में कवर करवाए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा। तो अगर मैंने लीगल स्टडीज पढ़ी है 11th और 12th में तो पैसेज पढ़ते टाइम मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे वो टर्म्स ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने वो बोर्ड्स के लेवल पे प्रिपेयर किए। तो इस तरह से हेल्प करता था लीगल स्टडीज मुझे। और जैसा कि मैंने सुना है, कॉलेज में जाके फर्स्ट सेमेस्टर का काफी सिलेबस
ऑलरेडी 11th और 12th में लीगल स्टडीज में हो चुका है फिर। वेरी गुड सक्षम। सक्षम, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगले 5 साल का आपका क्या प्लान है? आपने लॉ का, आप एनएलयू बैंगलोर में पढ़ेंगे, आपने अभी कुछ सोचा है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं? कोई मेजर सब्जेक्ट सोचा हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और किस तरीके से आपने उसकी प्लानिंग करी है? सिर्फ जैसे सुनने में आ रहा है सीनियर से और टीचर से 5 साल का प्लान होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि बहुत ही रिगरस शेड्यूल है एनएलएस में, मैंने सुना है। तो उससे कोप अप करना, और अगेन कि अभी कोई स्पेसिफिक फील्ड को मैं टारगेट नहीं कर रहा एज सच, बट जो भी मेरे लार्जर एम्बिशंस हैं, उससे जो भी चीज मुझे अलाइन होती हुई दिखेगी कॉलेज में, आई विल पिक अप दैट। अगर मुझे कुछ पिन पॉइंट करना हो तो आई हैव अ ड्रीम ऑफ नॉट एंडिंग अप इन अ फॉर्मल 9 to 5 जॉब। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ पब्लिक इंटरेक्शन हो, ग्राउंड वर्क हो मेरे काम में, तो आई विल वर्क टुवर्ड्स दैट। वेरी गुड सक्षम। सक्षम, आजकल एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो क्या आपने भी अपनी तैयारी के दौरान एआई को यूज़ किया था? सर एआई बहुत ही बड़ी टूल है, और एक्सेप्ट इसे करना ही है, क्योंकि आने वाले समय में ये डोमिनेट करेगा। तो यूज किया था मैंने, कभी कभी जब टॉपिक समझ में नहीं आते थे तो उसे समराइज करने के लिए यूज करता था। कभी कुछ प्रेपरेशन में शेड्यूलिंग की दिक्कत होती थी, वो भी इनफैक्ट एआई ने मेरी हेल्प की उसमें। तो बडिंग टूल है, इसे एज एन इंट्रूजन नहीं लेना है, इसे एज ए हेल्पिंग टूल लेना है। कितना आपको लगता है कि आपका यूसेज कितना टेक्नोलॉजी पे था, और कितना आपकी अपनी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे था और हार्ड कॉपी बुक रीडिंग पे था? सर 2020 पैंडेमिक के बाद से जो शिफ्ट पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पूरा, ऑनलाइन डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। अब मैं रियलाइज करता हूँ कि जब भी मैं पढ़ने बैठता था, बिना फ़ोन के, बिना लैपटॉप के, बहुत रेयरली होता था कि मैं अपना पूरा एक दिन निकाल पाऊँ पढ़ते-पढ़ते। मुझे ज़रूरत पड़ती ही पड़ती थी, भले ही वो रिसोर्सेज़ के लिए हो, भले ही वो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए हो, भले ही वो कोई डाउट पता लगाने के लिए हो, तो टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। हार्ड कॉपी बुक रीडिंग थी मेरे शेड्यूल में, न्यूज़पेपर मैं हार्ड कॉपी में ही पढ़ता था, उसके साथ अगर मैं कोई बुक्स पढ़ रहा होता था, वो भी हार्ड कॉपी में ही पढ़ता था, और स्कूल करिकुलम तो पूरा हार्ड कॉपी में ही होता है। तो बैलेंस था दोनों के बीच, बट आने वाले समय के हिसाब से और मैं अपनी प्रिपरेशन को देख के बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी डोमिनेट करना शुरू कर चुकी है। सक्षम, इसमें आप ये बताओ कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब नेट पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तभी बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट में रील्स आ जाती हैं, हम्म। और फिर वो रील कल्चर में चले जाते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया एक्टिविटीज में चले हम्म। जाते हैं। तो क्या आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, और आप कितना ये रील्स या बाकी सोशल मीडिया यूज करा करते थे? सर वो कई स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन कई में शायद सबसे पहला नंबर मेरा हुआ करता था किसी टाइम पर। तो इट वाज अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर मी, सोशल मीडिया। प्रिपरेशन के टाइम भी, 11th में भी, 12th में भी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। बट मैंने रियलाइज कर लिया था कि डिस्ट्रैक्शन है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेप ही यही है कि आप एक्सेप्ट करें। जब कोई चीज़ हम मॉडरेशन में यूज़ नहीं करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ही होगा। और मैंने अपने कई पीयर्स को देखा है, लोग नहीं एक्सेप्ट करते कि सोशल मीडिया की वजह से हुआ। वो कोई और रीज़न ढूँढने लग जाएँगे, टीचर्स पर पिन कर देंगे, और कुछ नहीं होता तो एजुकेशन सिस्टम तो है ही सर पंचिंग बैग, एंड में उसी पे ब्लेम कर देंगे। बट अपनी फॉल्ट को एक्सेप्ट करा मैंने, और उसके बाद मैंने उस पे एक्टिवली काम करना शुरू करा। स्ट्रेट अवे अकाउंट डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं मॉडरेशन वाला मेरा स्वभाव है नहीं। हर हर किसी का अपना अलग स्वभाव होता है। मैंने डिलीट कर दिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कंसल्ट किया, टीचर्स को कंसल्ट किया स्कूल में। तो उन्होंने सुपरविजन शुरू किया, क्योंकि मैंने उन्हें सामने से बोला कि हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस। तो ऐसे करते करते आई गेट गॉट आउट ऑफ दैट लूप। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, डिजिटल फुटप्रिंट इज अ वेरी रियल थिंग। हम टीनेजर्स रियलाइज नहीं करते कि हम सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, दे विल कम बैक टू अस, दे विल बी एसोसिएटेड विद अस। हम लोग ऐसी कुछ चीजें कर देते हैं जो करनी नहीं चाहिए। तो हमें इस चीज के बारे में वेरी रहना चाहिए, और सोशल मीडिया को मॉडरेशन में यूज करना चाहिए। ओके, आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रेट मैसेज सक्षम। सक्षम, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि पर्सनल नोट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं प्रिपरेशन के अंदर? क्या आपने अपने लिए रिवीजन के लिए अपने नोट्स बनाए थे, या आपने अपनी कोई ऐसी कॉपीज रखी हों जिसमें आप रिवीजन का शेड्यूल किस तरीके से फॉलो करते थे? सर जो बुक्स होती हैं वो जनरल मटेरियल होता है, एड्रेस टू द जनरल पब्लिक। अब उसमें से व्हाट यू मेक आउट फॉर योरसेल्फ आर योर नोट्स। तो नोट्स ऑब्वियसली मेरे पास भी होते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, बट आई हैव नॉट बीन दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाए, जो पूरी नोटबुक्स भर दे। मैं छोटे कंसाइज नोट्स बनाता था, बुलेट पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट्स में, फ्लैश कार्ड्स में, क्योंकि मुझे रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती थी।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी साइकी का फोटोजेनिक मेमोरी। हम रियलाइज नहीं करते, जब हम बुलेट पॉइंट्स या फिर फ्लो चार्ट्स देखते हैं तो पेपर में शायद हमें वो एक्टिवली याद ना आए चीज, बट हमें वो विजुअल याद आ जाएगा कि मैंने अपने सामने फ्लो चार्ट देखा था और उसमें ये टर्म थी। तो मैं ऐसे अपने नोट्स बनाया करता था। एंड अबाउट रिविजन, सर जीके एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगता है क्लास में सभी एस्पिरेंट्स को, और जीके का तोड़ है सिर्फ रिविजन। हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एक साल की जीके अगर हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें याद नहीं रहेगी कि हमने 12 महीने पहले क्या पढ़ा। इसका तोड़ है सिर्फ रिवीजन। रिवाइज फ्रीक्वेंटली, मैं वीकली या फिर फोर्टनाइटली रिवाइज करता था। जो भी मैंने हफ्ते या 2 हफ्ते में टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हें रिवाइज करूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता था क्योंकि देवर फ्रेश इन माई माइंड, और रिवीजन करते करते ही आई वॉज एबल टू स्टेबलाइज माई स्कोर इन जीके। आई थिंक दैट्स रियली अप्रिशिएबल। सक्षम, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं? खाली टाइम के अंदर आप किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते थे? और क्या 11th में भी उतना ही खेला करते थे जितना 12th में खेला करते थे? सर आई हैव नॉट बीन अ स्पोर्ट्स काइंड ऑफ गाय। मैंने शुरू से स्पोर्ट्स नहीं खेला, तो ऐसा नहीं प्रेपरेशन की वजह से छोड़ दिया। बट आई हैव रिसेंटली टेकन अप टेनिस आफ्टर दैट। तो इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं कहूंगा कि मेरी तरह स्पोर्ट्स मत करो। स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉबीज के बारे में मैं बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। मुझे मूवीज देखना अच्छा लगता था। दोस्तों से बात करना अच्छा लगता था, ऑब्वियसली किसको नहीं लगता। इवनिंग वॉक्स के लिए मैं चला जाता था कभी कभी, जब बर्न आउट हो जाता था थोड़ा बहुत। बट वही बात है सर, मॉडरेशन में करनी पड़ती है सभी चीजें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूवीज देखते देखते आपको टाइम निकालना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। इट शुड बी द अदर वे अराउंड, कि पढ़ते पढ़ते जब बर्न आउट हो जाए तो जब टाइम मिले तो थोड़ा एंटरटेन कर लिया खुद को या दोस्तों से बात कर ली। पार्टीज और हैंगआउट्स उतना मैं नहीं करता था 11th। सक्षम, सुबह कितने बजे उठते थे और रात को कितने बजे सोते थे? यार जब प्रेपरेशन शुरू की थी तो मैं भी मिडनाइट ऑयल बर्न करता था। रात को देर तक पढ़ता था और सुबह देर से उठता था। बट क्लैट का पेपर होता है 2 से 4 बजे, फिक्स्ड विंडो है, फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर। तो 2 से 4 में मेरे लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी हो गया। तब मैंने थोड़ा शिफ्ट करना शुरू किया कि मैं सुबह टाइमली उठूं और रात को टाइमली सो जाऊं। सुबह टारगेट रखता था 7 बजे, अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है, नहीं तो कभी कभी जल्दी भी उठना पड़ता था। और रात को कोशिश करता था 12 बजे तक या मैक्सिमम 1 बजे तक सो ही जाऊं। मेरी तरफ से तो यही सवाल है सक्षम। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क, यू कैन। यार बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है कि स्टूडेंट्स को भी मौका मिल रहा है। सर, यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ। जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने ह्यूमैनिटीज लिया, उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि सिविल सर्विसेज करोगे। और बहुत सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे, इवन बाकी स्ट्रीम्स के भी। तो सर, सिविल सर्विसेज एज अ करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, हाउ डू यू फील इट इज? सक्षम, मैं बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज बहुत ही सेटिस्फाइंग करियर रहा है मेरे लिए। और जैसा आपने बताया कि पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक डिलीवरी, आई थिंक ये कोर मोटो रहता है सिविल सर्विसेज के अंदर। तो सिविल सर्विसेज हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम पब्लिक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकें, उनके जो भी इश्यूज हैं हम सॉर्ट आउट कर सकें। हम शुरुआत करते हैं अपना करियर फील्ड से। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो हम लोगों के जो इश्यूज होते हैं, रियल टाइम रियल लाइफ इश्यूज, हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। और धीरे धीरे हम पॉलिसी लेवल की तरफ आते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे एक पूरा सिनेरियो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है कंट्री के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर, फिर हम पॉलिसी लेवल पर आकर उनको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। तो सिविल सर्विसेज ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अच्छा काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। एक स्पेसिफिक एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, बिकॉज यू आर सीबीएसई सर। तो मैं स्कूल से आता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, मेरे पेयर्स होते हैं। कई बार सर हमें लगता है कि जो हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है शायद वो रेलेवेंट नहीं है हमारे जो करिकुलम में, या जिस तरह से हमारा करिकुलम डिजाइंड है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे कभी कभी हमें लगता है उतना फोकस नहीं किया जा रहा। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस सर, मतलब। इसमें सक्षम, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब जिस तरीके से जब करिकुलम डिज़ाइन करा जाता है, देश के अंदर टेक्स्ट बुक अथॉरिटी एनसीईआरटी है। हम सीबीएसई की तरफ से बोलते हैं कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स फॉलो करनी है। उसका मकसद ये होता है कि बच्चे, जो सिलेबस बनाया गया है या फिर जो बुक्स बनाई गई हैं, वो पूरा कंट्री को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, ताकि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है किस एज पे, वो नॉलेज उनको मिल सके। और हमारा फोकस ये रहता है कि बच्चों के बेसिक्स इतने अच्छे तैयार हो सके कि उसके ऊपर वो बिल्डअप कर सके। तो इसीलिए हम हमारी तरफ से कोशिश ये रहती है कि हम जितनों जो सब्जेक्ट्स बुक्स बनाई जा रही हैं वो इस तरीके से बनाई जाएं कि वो मैक्सिमम कवरेज टॉपिक्स का कर सके, बच्चों को एक ओवरऑल नॉलेज बेस दे सके। और जहाँ जहाँ इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है,
अभी हम मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड के अंदर भी हम सब्जेक्ट्स एट मल्टीपल लेवल्स की के बारे में वर्कआउट कर रहे हैं, सो दैट जो बच्चा एडवांस्ड लेवल ऑफ स्टडीज करना चाहे वो सब्जेक्ट को एडवांस्ड वे में लर्न कर सकता है। और एज फार एज एक्स्ट्रा करिक्स इज कंसर्न, आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एजुकेशन। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के अंदर। फ्यूचर ऑफ वर्क की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि कम्युनिकेशन स्किल्स विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स वाई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शुरुआत से ही, हमारे बच्चे जो सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हों, उनके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट स्ट्रांग हो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इमोशनल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, सोसाइटी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर हो रही हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट के लिए बच्चा स्कूल जाए, स्कूल के अंदर उसके फ्रेंड्स हों, उसके टीचर्स से अच्छा उसका रैपो हो, कनेक्शन हो, स्कूल एज़ अ यूनिट अलोंग विथ फैमिली, अलोंग विथ पेरेंट्स काम करे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। दैट वाज वेरी इंसाइटफुल, थैंक यू सर। इफ यू अलाउ मी अ लास्ट क्वेश्चन सर। अभी बोर्ड का रिजल्ट आया बहुत रिसेंटली, और ये बहुत बड़ा नोशन होता है हमारे दिमाग में स्टूडेंट्स। Does CBSE expect us to rote learn the books and copy that exactly in the answer book? सक्षम, इस पे मैं बताना चाहूँगा कि सीबीएसई अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ रहा है। 50% हमारा जो सवाल है वो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ हो गए हैं, और 50% अभी भी हम बेसिक लर्निंग पर फोकस करते हैं। मैं ये बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे बोलते हैं कि हमको रोट लर्निंग नहीं करना है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी होता है, जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकें, क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें। इसीलिए हम फोकस ये करते हैं कि बच्चों के बेसिक कुछ स्किल्स हों जो उनको याद हों, और रिमेनिंग उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को हम असेस करें। धीरे-धीरे सीबीएसई का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो फोकस हमारा यही है कि बेसिक लर्निंग स्किल्स बच्चों के असेस हों, साथ में उनकी कॉम्पिटेंसीज भी असेस हों। That's it from my side, sir. Thank you. थैंक यू। थैंक यू।